तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 7 तक पढ़ा था, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 और इसमें हम करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य और महाजनपद के बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले है महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। फिर लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी और छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। फिर बुद्ध के समय तक पहुँचते पहुँचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था। फिर और महाजनपदों का भी जन्म हो चुका था। किसका? जनपदों का। जिनको छोटे छोटे जनपद थे उनको ही महाजनपद बोलते थे। फिर आगे ये दे रखे महाजनपद व 16 महाजनपद व राजधानी। कितने महाजनपद हो गए थे? 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। ये 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु व जैन साहित्य में मिलता है। किस में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन साहित्य या भगवती सूत्र में मिलता है। फिर है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये दे रखा पूल मैप में। फिर आगे बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद राज्यों का उल्लेख किया गया है। फिर भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ये नंबर 1 पे राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र वो होता था जिनमें राजा अध्यक्ष होता था राज्य का। फिर गणतंत्र में क्या था? राज्य द्वारा शासन न होकर अध्यक्ष, शासन राज्य द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था, लोगों द्वारा होता था। या फिर इस प्रकार के राज्य वज्जी व मल थे। कौन थे? वज्जी व मल थे। फिर महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपदों में अलग शासन व्यवस्था थी, जिन्हें गण संघ कहा जाता था और इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक को क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। कहाँ से? पश्चिम से बिहार तक, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से बिहार तक। फिर इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। कौन थे? कौशल, वत्स और मगध और अवंती। फिर अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहबाद का कुछ भाग सम्मिलित था। फिर मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता? अथर्ववेद में मिलता और ऋग्वेद में नहीं मिलता। तथापि किक्कट किरात नामक जाति व इसके शासक परमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। फिर गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। कौन थे? लिच्छवी थे। इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जिनकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। किससे? बसाड़ नामक गांव से। फिर इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। क्या था? काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी पश्चिम में। फिर आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था,
जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के सीमा पर सहित महेत स्थान से की जाती है। फिर आगे महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था और शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरवाहा नामक स्थान से की गई। फिर 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। महाजनपद 1 अंग, फिर नंबर 2 पे मगध, मल, काशी, कौशल, पांचाल, कुरु, वज्जी, मत्स्य, वत्स, सूरसेन, चेदी, अस्मक, अवंती और गांधार, कंबोज। फिर ये इनकी राजधानी दी हुई है। अंग की क्या थी? चंपा, प्राचीना, मालिनी, मुंगेर। मगध की थी ग्रीवराज, राजगृह। फिर मल की थी कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर में। फिर वो काशी की वाराणसी और कौशल की श्रावस्ती और अयोध्या। फिर पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहि छत्र एवं दक्षिणी पांचाल, काम्पिल्य। फिर कुरु, ये आप देख लेना। वज्जी की विदेह, मिथिला, विराटनगर, मत्स्य की। फिर वत्स, विराट, ये मत्स्य की हो गई। वत्स की कौशाम्बी, ये देख लेना आप। कौशल के समीप में मल्लों का गणराज्य था, जिनकी राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। फिर बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कौन कौन से थे? बुद्ध काल में गंगा घाटी में गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे, जो निम्नलिखित है। कौन कौन से है ये? कपिलवस्तु के शाक्य। फिर सुमसुमार पर्वत के मगध, नेपाल की, ये है कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिल्लोरा कोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर व बस्ती जिले के पिपरवाह नामक स्थान से भी करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। फिर सुमसुमार पर्वत के मगध। सुमसुमार पर्वत का साम्य मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। फिर केशपुत के कालाम, यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान से स्थल तक था। अलार कालाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। किसके? केशपुत के कालाम। फिर आगे अलकप के बुली। फिर रामग्राम के कोलिया, यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। पावा के मल। फिर आगे रामग्राम के लिए कोलिया, पावा के मल, ये हो गया। कुशीनारा के मल, मिथिला के विधेय, वैशाली के लिच्छवी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। किसका? बुद्ध काल का। यहाँ के राजा चेटक जैन तीर्थकर थे। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बसार के साथ किया था। फिर पिपलिविन के मौर्य। अवंती राज्य, यहाँ से देखो, अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी थी माहिष्मती। फिर पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी में स्थित थी। फिर मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार कैसे फैला, कैसे स्थापना हुई? मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। किसमें मिलती है? महाभारत के पुराणों में, महाभारत व पुराणों में। फिर इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक वृहद्रथ था।
वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। कौन था? वृहद्रथ कौन था? राजवंश का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ था। और वह किसका पिता था? जरासंध का। महाभारत में पढ़ा है ये। फिर है किस पिता एवं वसु का पुत्र था। फिर मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना वसु ने की थी। फिर है वृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंत तो गतवा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। कौन था? रिपुंजय। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। किसके? पुलिक ने। फिर है ये हमारा आ गया हर्यक वंश, पितृहंता वंश बोलते इसको। इसमें सबसे ज्यादा मतलब लोग मारे गए थे। लोगों ने अपने पिता को ही पराजित किया था इसमें। फिर 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व के कहा से 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व वृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। किसकी? हर्यक वंश। इस वंश का संस्थापक कौन थे? बिम्बसार था। फिर मगध का शासक बिम्बसार बुद्ध का समकालीन था। किसका? बुद्ध के समय था। बिम्बसार 544 क्या हो रहा है ये पता नहीं। बिम्बसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व। फिर जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया। क्या कहा गया? श्रोणिक। बिम्बसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिम्बसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने अजात पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिम्बसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसने 3 विवाह किए। कितने? 3। उसकी पत्नी पहली पत्नी कौशलराज की पुत्री व प्रसेनजित की बहन मां कौशल थी। फिर इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। फिर आगे उसकी दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी कुमारी राजकुमारी चेलना थी। क्या कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी जिसने अजातशत्रु पुत्र को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों से विवाह संबंध बनाने के कारण बिम्बसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी। किससे थी? अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन थी। इसके राजा चंड प्रद्योत महासेन का बिम्बसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही उचित समझा। जब चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तब बिम्बसार अवंतीराज के अनुरोध पर अपने राजवेद जीवक को बिम्बसार ने उज्जैन भेजा और बिम्बसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसने अपने राज्य में मिला लिया। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। किस में थी? राजगीर में। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। फिर अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिम्बसार ने लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। 544 से 492 ईस्वी तक। फिर राज्य ये देख लेना। फिर हमारा अगला आता है कौन सा? बिम्बसार के बाद अजातशत्रु। कौन थे? बिम्बसार के पुत्र। 492 कब से कब तक था? 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक। 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक। फिर बिम्बसार की हत्या कर सिंहासन पर बैठ गए। कौन? उनके पुत्र थे अजातशत्रु। अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पिता की हत्या की थी। फिर है वह बौद्ध व जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल
के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में। फिर इस राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी। अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था। फिर इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और उनके स्वतंत्र को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। फिर अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवनकाल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। फिर अगला आता है, इसके बाद आता है उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु के कौन थे? पुत्र थे उदयन ये मगध के सिंहासन पर बैठे और उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। किसने? उदयन ने बनवाया था, गंगा और सोन के जहाँ पर ये नदी मिलती है। फिर मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराण अथवा कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक अयोग्य अमात्य, फिर आगे हमारे ये पुराण तथा कथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने पितृहंताओं को शासन से उतारकर किसको बनाया था? शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। शिशुनाग वंश कब से कब तक था? 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक। फिर है शिशुनाग 412 से 398 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। किसने जीता था? शिशुनाग ने। फिर इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। फिर आगे है कालाशोक उपनाम काकवर्ण 394 से 366 ईस्वी पूर्व। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। राजधानी के समय घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दी थी। फिर आगे इस वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदिन या नंदीवर्धन था। शिशुनाग के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। फिर आगे आएगा नंदवंश। नंदवंश कब से कब तक? 344 से 322 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिन था। महानंदिन ने नंदवंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी थी। फिर इस नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। इसी कारण इन्हें नवनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवनंद। फिर महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं, ये आप देख लेना। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशसिद्धक, केवर्त, धनानंद। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया। शेष 8 उसी के पुत्र थे। फिर आ गया महापद्म नंद। इसमें 344 से 322 ईस्वी महापद्म ने स्वयं को एक राट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर खुदवाई। कलिंग पर विजय प्राप्त की और नहर खुदवाई। जिसका उल्लेख बाद में
कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया। किसमें किया? हाथी गुफा अभिलेख में। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। क्या उठा लाया था? जैन की प्रतिमा, मूर्ति। फिर व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसी सर्वछत्रात्मक की उपाधि दी गई है। फिर आगे क्या है? धनानंद महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। किसका? सिकंदर का समकालीन। ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया। किसको? धनानंद को। धनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 325 ईस्वी पूर्व में। फिर आगे यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। कौन? धनानंद। और फिर जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। फिर मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष वररुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। फिर नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में कितने? 2 लाख पैदल सैनिक और कितने? 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। फिर 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। कब? 322 ईस्वी में। मौर्य के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। फिर मगध की सफलता के कारण इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे अनेक शासी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयास से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लौह के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थे। समृद्ध लोहे खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कराने में सफल हुए। फिर आगे ये यहाँ से मगध दोनों राजधानी मामा बोल मत बाबू। मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय क्या थी? पाटलिपुत्र। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था। कितनी? 5 पहाड़ियों की श्रृंखला, इसीलिए वह दुर्भेद्य था। मतलब उसको कोई जल्दी से उसमें जा नहीं सकता था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूरी पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद्य थी। क्या थी? अभेद्य थी। फिर सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से चुप। फिर इसे सोन और गंगा पश्चिम में उत्तर की ओर से और तथा पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक जल दुर्ग था। क्या था? जल दुर्ग, मतलब जल से घिरा हुआ था चारों तरफ से। फिर प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। क्या था? कहीं अधिक उपजाऊ था। फिर आगे यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्रित कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया था। फिर सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। क्या थी? विशेष सुविधा
प्राप्त थी। फिर अब भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हथियारों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल किया था। किसका? हाथियों और घोड़ों का। फिर यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। कितने थे? 6000 हाथी थे। तो ये हमारा चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है। अब आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।